गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे हुई थी और सुबह उठने के बाद यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी और अब मैं लग जाऊँगी पढ़ाई में। तो आज का मेरा टारगेट ये था सुबह में कि मैथ्स का कुछ पोर्शन मेरा कुछ क्या बहुत पोर्शन बचा हुआ है। मतलब मैथ्स को आप जितना बनाइए आपको लगेगा कि अभी ये टॉपिक भी देख लेते हैं, वो टॉपिक भी देख लेते हैं। तो अभी सुबह का मेरा टारगेट था कि मैं पैरेललोग्राम और रोम्बस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और उसके जो भी थ्योरीज है वो सारी थ्योरीज कंप्लीट करूंगी। क्योंकि देख लीजिए कि हर जो क्वाड्रिलेटरल होता है, चाहे वो आपका पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, उन सब के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अभी आज का तो टारगेट यही था कि इन सब को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ और अभी सुबह सुबह मैथ्स बनाने में लग गई हूँ। मैं एक काम और करती हूँ कि जिस टॉपिक से मेरा प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन गलत होता है ना, उस टॉपिक को मैं दूसरे दिन डिटेल में पढ़ती हूँ। और देखिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। और अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्लास 6 to 8 की हिंदी की प्रैक्टिस वर्कबुक कब आएगी। तो किरण पब्लिकेशन की बुक जो है वो आ गई है। ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए हर सेट में 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे बाय कर सकते हैं। और अभी मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया था और टाइमर ऑफ करने आई थी और देखिए फिर पता चला कि सुबह मैंने टाइमर लगाया ही नहीं है। खैर छोड़िए, आज सुबह उठ के पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगी, बट मैं उठ नहीं पा रही थी। कभी 5 बज जा रहा था, कभी 5:30 बज जा रहा था। और आज सुबह उठने के बाद ना, मतलब मैंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। पैरेललोग्राम और रोम्बस के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सीख लिए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। इसके बाद मुझे ब्रेक की ज़रूरत थी, तो मैं चली गई थी किचन में किचन का काम करने के लिए। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं जितना ज़्यादा पढ़ रही हूँ मुझे लग रहा है कि और पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लूँ, वो टॉपिक भी कंप्लीट कर लूँ, ऐसा फील हो रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? अगर लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता है टाइम ही ऐसा है एग्ज़ाम का। एक तो फॉर्म भरने में 2-3 दिन चला गया, मतलब यही सब ढूंढने में कि क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कैसे एक बार में सही सही फॉर्म फिल करें। तो एक तो इसमें टाइम गया। दूसरा कि देखिए अभी दीपावली था और अभी तो पता है आपको कि बिहार में छठ कल से स्टार्ट होने वाला है। और छठ मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व होता है और उसमें भी थोड़ा सा एंगेजमेंट इंसान का हो ही जाएगा। तो मतलब लग रहा है कि कैसे फोकस करें, मतलब एग्ज़ाम भी है, पढ़ाई भी है, साथ में बहुत सारी फंक्शंस भी हैं मेरे घर में और इसके अलावा भी फेस्टिवल्स भी हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बीच ना, मतलब उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है ना कि फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद या तो कुछ दिनों के बाद, मीन्स कि 15-20 दिन के बाद एग्ज़ाम होता, नहीं तो पहले ही हो जाता। क्योंकि ना तो फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं और ना ही पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि फेस्टिवल और पढ़ाई में तो पहले आप पढ़ाई ही चूज़ कीजिए, क्योंकि ये जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, वो शायद ही कभी बिहार में आएगी दोबारा। और दूसरी बात ये कि अभी पढ़ना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पढ़ रहे होंगे, सीरियसली पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे में हाउसवाइफ्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होंगी ना, वो चाहे कितना भी मतलब पढ़ाई पे फोकस करें, उनको इंगेज होना ही पड़ता है फेस्टिवल्स में। लेकिन आप ये सोचिए कि बहुत सारे बच्चे जो अकेले रह के पढ़ रहे होंगे अभी कहीं पटना में या कहीं दूसरी जगह रूम लेकर, तो सोचिए वो कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो उनसे कम्पीट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उससे ज़्यादा थोड़ा हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर आपको अपना एक सीट सिक्योर करना है तो। और आपको पता है कभी कभी जब मैं ऐसे YouTube पर ढूंढती हूँ ना कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए, तो देखती हूँ कि वो वीडियो मतलब 4-5 घंटे ही पहले पोस्ट हुई है और उस पर 20,000-30,000 व्यूज़ चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, और फिर अलग से टेंशन हो जाती है मुझे। क्योंकि पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं लाइव रह के ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, इसलिए ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात ये कि उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि जो टाइम टीचर ने दिया है कि इस टाइम पे हम लाइव आएंगे, उस टाइम पे भी या तो मैं काम करती रहूँगी या फिर मुझे कोई और काम होगा। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मैं लाइव रह के नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन सोचिए कि कुछ बच्चे हैं कि लाइव रह के भी पढ़ रहे हैं, सारे वीडियोज़ को भी फॉलो कर रहे हैं, अब अलग से भी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे थोड़ी सी मतलब टेंशन हो जाती है और लगता है कि कंपटीशन इतना भी इजी नहीं है इस बार। लेकिन हाँ, मैं आपको यही कहूँगी कि हर एक दिन ना जंग के बराबर है, समझ लीजिए। अगर आप एक दिन अच्छे से यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं तो समझिए कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक एक दिन करके ऐसे वेस्ट होते जाएगा ना त्यौहार में,
तब तो मुश्किल है। तो मैं तो केवल एक दिन पे फोकस करती हूँ, क्योंकि पता है आपको, अगर मैं सोचूंगी ना कि नेक्स्ट वीक ये पढ़ना है, तो मेरे दिमाग में यही रहेगा कि अरे यार नेक्स्ट वीक तो ये फेस्टिवल है, नेक्स्ट वीक तो ये भी है, तो कैसे पढ़ेंगे। इसलिए अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मेरा ट्रिक यही है कि मैं केवल एक दिन पे फोकस करती हूँ कि तेरे पास आज एक दिन है, अब एक दिन में तुमको जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो। तो बस ऐसे ही करके मैं हर एक दिन को यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम और है, मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, खुशी की बात है, लेकिन अभी मतलब जो सिचुएशन है ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि आपको पता है मेरी बहन की शादी है और 24 नवंबर से उसका फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और 29 को ख़त्म होगा। तो सोचिए कि मैं 24 तारीख से ही बिज़ी हो जाऊंगी बहुत ज़्यादा, और अगर जब मैं शादी से वापस आऊँगी तब मेरे पास केवल 2-3 दिन ही बचेगा रिवीजन के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मैक्सिमम मतलब पहले ही पढ़ लूँ। मुझे कभी कोई बुरा भी फील होता है कि मेरी शादी की शॉपिंग में सबसे ज़्यादा मेरी बहन थी मेरे साथ, और उसकी शादी की शॉपिंग में मैं एक जगह भी नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम। मतलब मुझे पहले लगता था ना कि 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म रिलीज़ कर देंगे, नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर मैं उसकी शादी आराम से एंजॉय करूँगी। अब बताइए, अब मैं शादी में जाऊँगी भी ना तो आधा दिमाग तो इधर एग्ज़ाम पे लगा रहेगा कि एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब देखिए, शादी तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेरी बहन है मैं उसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और उसका कोई भी फंक्शन में मिस नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो लाइफ का सवाल है। अगर ये छूटता है या फिर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर इंतज़ार करते रहिए अगले 5-7 साल तक वैकेंसी का। तो दोनों मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन फिर भी अब देखते हैं। अब शादी में पहुँचने के बाद वहाँ पता चलेगा कि वहाँ मैं स्टडीज़ को कितना टाइम दे पाऊँगी। आपको पता है, पहले मैं अपनी बहन को कहती कि थी कि मैं तीज के बाद आ जाऊंगी, और फिर तीज से धीरे धीरे डिले हुआ, और फिर मैंने कहा कि चलो 1 नवंबर को आ जाऊंगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, और थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, अभी भी पोर्शन बचा हुआ है। फिर उसको कहा मैंने कि मैं दीपावली के नेक्स्ट डे आ जाऊंगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है जितना पढ़ रही हूँ ना, लग रहा है ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, पहले से ही सारा मुझे कंप्लीट करना है। तो ये एक स्ट्रेस है मेरे ऊपर, समझ लीजिए एक तरह से। तो अभी तो मैंने उसको कहा है कि आऊँगी 1 या 2 दिन पहले, अब देखते हैं कब पहुँचती हूँ वहाँ पे और कब कैसे होता है। क्योंकि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड भी मतलब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो देखते हैं, क्योंकि हम दोनों के लिए ये एग्ज़ाम ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे बहुत कुछ कराना था, जैसे कि अपना हेयर कट कराना था, इसके अलावा मुझे अपने लिए ड्रेस भी लेना था, बट अब टाइम नहीं है मेरे पास। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी ड्रेस वगैरह लेने की, बट उतना मुझे पसंद नहीं आया था, और अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि ड्रेस सेलेक्ट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी लेना, ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो देखते हैं, कुछ ऑनलाइन ही देख लूँगी, अगर मिल जाएगा अच्छा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलेगा तो जो रखे हुए हैं कपड़े उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। लेकिन चलिए, एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहन की शादी हो रही है, क्योंकि आपको पता है जहाँ मैं रहती थी पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर मेरी बहन अकेले रहती थी, अकेले ट्यूशन पढ़ाना, फिर ट्यूशन पढ़ा के आना, खाना बनाना, तो ये उसके लिए बहुत टफ़ हो रहा था। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो हम दोनों साथ में ही रहते थे, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक कंपनी मिलती थी उसको और मुझे भी। लेकिन मेरी शादी के बाद वो बहुत अकेले हो गई थी, और अचानक से सारा ट्यूशन तो वो पढ़ाना छोड़ नहीं देगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो 10th क्लास में थे, तो उनका भी है कि उनको भी बीच में आप छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो उसकी लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग हो गई थी और वो बहुत अकेलापन भी फील करती थी। मैं कोशिश तो करती थी कि मैं उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से समझाऊँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ना मतलब अगर आप अकेले रहेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मतलब इतना अच्छा फील होता है ना कि चलो अब मेरी बहन की भी शादी हो जाएगी, तो उसके साथ भी कोई होगा रहने के लिए, अब ऐसे लोनलीनेस उसकी लाइफ में नहीं रहेगा। आप में से बहुत लोग कंसर्न दिखाते थे, मैं बहुत बार ऐसे कमेंट को नोटिस करती थी जहाँ पर कहते थे कि दी आपकी बहन अकेली होगी ना अभी वहाँ पे, तो मुझे लगता था कि यार कितने प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इतना ज़्यादा केयर करते हैं। मतलब ये देखिए, केयर कर सब लोग सबके बारे में केयर नहीं करते, लेकिन आप लोग याद करके ऐसे पूछते थे कि आपकी बहन तो अभी अकेली होगी, तो मुझे बहुत ही मतलब क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। खैर, अभी तो ये खुशी की बात है, तो जल्दी से मेरी बहन को आप सब कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दीजिए। फ्रेंड्स, दोपहर के 12 बज गए हैं और फाइनली मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया है। सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ी थी ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप मेंसुरेशन देखेंगे और ज्योमेट्री देखेंगे तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो अभी मैं मेंसुरेशन का मतलब सारा फॉर्मूला जो है वो रिविजन कर रही थी, और साथ ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फ्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में।
और मैं आपको नेक्स्ट स्टडी स्लॉट का क्या ही कहूँ, नेक्स्ट स्टडी स्लॉट तो हुआ ही नहीं समझिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नवादा किसी काम से जाना था। तो मैंने उनको कहा कि चलिए आज भी मतलब जो भी मेरी बहन के लिए गिफ्ट वगैरह लेना है वो ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग हर दिन मतलब वेस्ट नहीं कर सकते हैं टाइम। आज फर्स्ट हाफ को मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब सेकेंड हाफ को हम मतलब शॉपिंग में लगा सकते हैं। तो अभी मैं और मम्मी और मेरे हस्बैंड हम तीनों जा रहे थे मार्केट, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी बहन के लिए कौन सी साड़ी सेलेक्ट की है। और मैं देखिए, मैं ऐसी ही हूँ, मैं जब भी रहूँगी मम्मी के साथ, मैं किसी भी इंसान के साथ रहूँ, मैं हमेशा बात करते रहूँगी, हंसते रहूँगी। पता नहीं मेरी आदत ही ऐसी है। और आपको पता है जब मतलब हम जाते हैं ना कहीं पे, मैं और मम्मी, तो वहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं कि आप लोग सास बहू हैं, क्योंकि वैसा हमारा बॉन्डिंग है ही नहीं। मतलब अगर आप देखिएगा मम्मी को और हमको, तो आपको लगेगा ना कि ये लोग मतलब माँ बेटी है, मतलब इतना क्लोज बॉन्डिंग मतलब मेरी सास के साथ है मेरी। तो मतलब मैं उनसे मजाक भी करती हूँ, उनका मजाक भी बना देती हूँ, कभी कभी वो भी मेरा मजाक बना देती हैं। तो ऐसे मतलब एक फ़न वाला होता है ना, वैसी बॉन्डिंग है मेरी, वैसे सीरियस वाली बॉन्डिंग नहीं है। इसीलिए मम्मी कभी मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं देती है। होता है ना कि बहुत सारी सास लोग ऑर्डर देती है कि ये करो वो करो, मतलब मम्मी वैसे मेरे ऊपर कभी दबाव नहीं बनाती हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए थे। ये है एक दुकान, देखिए ना दुकान का नाम भी क्या है, देवरानी जेठानी। मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी इस दुकान का नाम सास बहू होना चाहिए था, क्योंकि मैं और आप शॉपिंग करने आए हैं यहाँ। तो यहाँ पर मैंने मतलब बहुत सारी साड़ियाँ देखी, मतलब अच्छा ही दुकान है ये, आपको बहुत सारी साड़ी दिखा देगा। लेकिन एक चीज़ है कि लास्ट टाइम जब हम तीज में आए थे ना, तो तीज में जो साड़ी मतलब कि यहाँ पे 2000 का दे रहे थे, अभी उसको 2500 करके रखे थे। तो मैं कह रही थी इनको कि आपने रेट क्यों ऐसे बढ़ा दिया है, तो फिर इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन पहले तो मैं सोच रही थी कि सारी शॉपिंग रांची जाके करूँगी, पर अब रांची ही मुझे इतनी लेट से जाना है कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा शॉपिंग करने का वहाँ पे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब जो भी मिले मुझे नवादा में, जैसा भी मिले मैं यहीं से ले लूँगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है कि नवादा में आपको रांची से कम मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा रांची से प्राइस यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन आपको चीज़ें मिल जाएंगी अच्छी अच्छी। हमने यहाँ से 2 साड़ी खरीदी, एक मम्मी के लिए और एक मेरी बहन के लिए। मम्मी मुझे भी कह रही थी कि साड़ी ले लो, फिर मैंने सोचा कि साड़ी लेके क्या ही करूँगी, क्योंकि आपको पता है मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ और उनको पहनती मैं कभी नहीं हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं साड़ी तो नहीं खरीदूँगी, अगर मुझे कुछ खरीदना होगा तो कुछ दूसरा खरीद लूँगी। मुझे ये वाली साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अभी उसकी नई नई शादी होगी तो थोड़ा रेड कलर इस टाइप का या फिर पिंक कलर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको। तो फिर मैंने कहा कि इसी का कुछ दूसरा कलर निकालिए, और फाइनली इन्होंने लास्ट में ये वाला पीस दिखाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसी को सेलेक्ट किया अपनी बहन के लिए। आपको ये साड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एकदम ना मतलब अगर शादी के दूसरे दिन पहनेगी तो बहुत सुंदर लगेगी इसमें। बस यही सोच कर मैंने ये साड़ी खरीदी, और आपको पता है मैंने तो दुकान में इमेजिन कर लिया कि वो इस साड़ी को पहनेगी तो कैसी दिखेगी। कभी कभी होता है हमारे साथ कि हम इमेजिन जल्दी कर लेते हैं। और आपको पता है हम 2:30 बजे निकले थे बाहर, और क्या ही बताऊँ रात के 8:30 बज गए थे। और इतने में हमने क्या किया, हमने बस केवल 2 साड़ी सेलेक्ट किया और थोड़ी सी चूड़ियाँ खरीदी, मुझे एक स्वेटर लेना था वो लिया। हाँ मतलब शॉपिंग तो अच्छी खासी हो ही गई। और देखिए यहाँ पर हम चूड़े की दुकान में आ गए थे, और यहाँ पर मैं अपने लिए चूड़ा ले रही थी, क्योंकि मैं जो पहनूंगी ना उस पर चूड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अपने लिए मैंने चूड़ा खरीदा, और मम्मी का जो साड़ी था उसका भी मैंने मतलब बहुत सुंदर सा चूड़ी यहाँ पे बनवा दिया। मम्मी तो एकदम खुश हो गई मैंने उनको कहा कि मिक्स करके बहुत सुंदर सा चूड़ी बना दीजिए, तो वो बहुत अच्छा चूड़ी बना दे रहे थे। फिर अपनी बहन के लिए भी चूड़ी खरीदा रेड कलर की। और बस यहीं पर हमारा शॉपिंग जो है वो ख़त्म नहीं होता है आगे देखिए, यहाँ हम आ गए थे मॉल में, और यहाँ से मैंने एक स्वेटर, बहुत ही प्यारा स्वेटर सेलेक्ट किया है। कभी पहनूंगी तो आप देख ही लेंगे। जब मैं मम्मी जी के साथ शॉपिंग करती हूँ तो एकदम टेंशन फ्री हो गया करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं उनको कुछ भी पहन के दिखाऊँ वो बहुत एक्सेप्ट करती हैं चीज़ों को। जैसे दूसरे लोग होते हैं ना कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हर चीज़ में कुछ लोग ना करते हैं, लेकिन मम्मी वैसी नहीं है। वो किसी चीज़ को ना भी करना रहेगा ना तो बहुत प्यार से बोलेंगे, अलग तरीके से बोलेंगे अच्छा तो है पर तुम पर सूट नहीं कर रहा है। तो ये आदत मुझे मम्मी की बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद मैं घर आ गई थी, एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन हाँ दादी के लिए मुझे रोटियां बनानी थी। बाकी लोगों के लिए तो हम बाहर से खाना पैक करा लिए थे। दादी नहीं खाती हैं, दादी को रात में मतलब दूध रोटी ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दादी के लिए दूध रोटी ना नान पनीर के बराबर होता है। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।